हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स में। तो अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मर्केंटलिज्म की थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है उनकी शुरुआत मर्केंटलिज्म की थ्योरी से हुई है। मर्केंटलिज्म कौन थे, क्या टाइम पीरियड रहा, इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स। अगर फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, मर्केंटलिज्म का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में रहा और इसी से इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो सबसे पहले मर्केंटलिज्म के आए थे। और मर्केंटलिज्म के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे? इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक कंट्री जो होती है जितना ज़्यादा ट्रेड करेगी उतनी ज़्यादा वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, यानी ये ट्रेड में बिलीव करते थे। और mercantilism is the term that was popularized by Adam Smith, father of economics, his book वेल्थ ऑफ नेशन। मर्केंटलिज्म नाम की जो टर्म थी या कंसेप्ट था उसको फेमस पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जो है वो एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक जो थी वेल्थ ऑफ नेशन उसमें मर्केंटलिज्म के बारे में डिस्कस किया, मर्केंटलिज्म की थ्योरीज को हाईलाइट किया, उनके विचारों के ऊपर डिस्कशन किया, जिस वजह से मर्केंटलिज्म की कंसेप्ट टर्म जो है वो पॉपुलराइज हो पाई इकोनॉमी में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची। नेक्स्ट, वेस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक पॉलिसीज वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस थ्योरी। जो मर्केंटलिज्म की थ्योरी थी इंटरनेशनल को ट्रेड को लेके, उनका वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। द थ्योरी होल्ड दैट कंट्री शुड इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट। ये थ्योरी क्या कहती है मर्केंटलिज्म की? एक कंट्री को एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए और इम्पोर्ट्स को कम करना चाहिए। इट स्टेट दैट कंट्रीज वेल्थ डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट निकालने के बाद जो बचता है। तो मर्केंटलिज्म का मेन पॉइंट ये था कि एक कंट्री जो है उसके एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, इम्पोर्ट कम होने चाहिए, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और वो कंट्री वेल्थ ही मानी जाएगी, डेवलप्ड मानी जाएगी। और नेक्स्ट उन्होंने बात कही कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गवर्नमेंट शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्क्रीजिंग इम्पोर्ट बाय यूजिंग सब्सिडी एंड टैक्सेस। कि गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इम्पोर्ट को कम करने में काम करती है। और कैसे करेगी? उसके पास दो हथियार है, एक है सब्सिडी और एक टैक्सेस है। यानी एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो जिन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है उनको सब्सिडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जिनका कमोडिटीज़ का इंपोर्ट किया जाता है उन पे गवर्नमेंट क्या है वो टैक्सेस इम्पोज करेगी, जिस वजह से क्या होगा कि उनका इंपोर्ट को है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इन दूज डेज गोल्ड वाज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग गुड्स। यानी मर्केंटलिज्म की थ्योरी थी वो 1500 से 1600 के बीच में आई। तो उस टाइम क्या था? बार्टर सिस्टम था और जो हम ट्रेड करते थे उसकी पेमेंट क्या है? गोल्ड और सिल्वर के रूप में होती थी। तो गोल्ड जो था वो मोस्टली यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग करने के लिए कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है दूज एक्सपोर्ट्स इनफ्लो ऑफ गोल्ड, और इम्पोर्ट का मतलब है आउटफ्लो गोल्ड। यानी एक कंट्री में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उस कंट्री में उतना ज़्यादा गोल्ड आएगा, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा उस कंट्री से गोल्ड जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा, आउटफ्लो होगा गोल्ड का। तो इनफ्लो गोल्ड का अच्छा माना जाता है, आउटफ्लो गोल्ड का बुरा माना जाता है। इफ नेशन हैज़ अबेंडेड गोल्ड देन इट कंसिडर ए वेल्थी नेशन। अगर किसी कंट्री में ज़्यादा गोल्ड है तो उसको वेल्थी माना जाता है, उसको डेवलप्ड माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है उसको। इफ़ ऑल कंट्रीज नॉट वांट टू प्रमोट इम्पोर्ट, और मर्केंटलिज्म कहते थे कि हर एक कंट्री का मेन फोकस है सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इम्पोर्ट को प्रमोट कोई नहीं करना चाहती। मर्केंटलिज्म believe in selfish trade that is one way transaction and ignored enhancing the world trade। मर्केंटलिज्म क्या थे? वो सेल्फिश ट्रेड यानी कि उस ट्रेड को फेवर करते थे जिसमें सिर्फ जो कंट्री है, दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है ट्रेड में, तो सिर्फ एक के फेवर में हो। यानी कि एक कंट्री ट्रेड इसलिए करना चाहती है क्योंकि सिर्फ उसको फ़ायदा हो,
बदले में चाहे दूसरी कंट्री को नुकसान हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी सेल्फिश ट्रेड का मतलब है सिर्फ वो अपना फ़ायदा देखते थे, वहीं ट्रेड करते थे, उन्हीं चीज़ों को ट्रेड करते थे जिससे उनको फ़ायदा होता है। और ये सिर्फ वन वे ट्रांजैक्शन यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ही बढ़ावा देते थे, सिर्फ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहते थे, इंपोर्ट को बुरा मानते थे। जबकि ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ज़रूरी होती है और दो कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो दोनों का फ़ायदे में होना, दोनों का बेनिफिट होना माना जाता है। परंतु मर्केंटलिज्म ऐसा नहीं मानते थे, वो सिर्फ वन वे ट्रांजैक्शन यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते थे, और सेल्फिश यानी कि सिर्फ अपना फ़ायदा करना चाहते थे। नेक्स्ट है मर्केंटलिज्म वॉज कॉल्ड एज ए जीरो सम गेम एज ओनली वन कंट्री बेनिफिट। एक क्वेश्चन आता है हमेशा नेट में कि जीरो सम गेम जो है वो किसकी दी हुई है और इसका क्या मीनिंग है। तो जीरो सम गेम जो है वो मर्केंटलिज्म ने दी है, और इसका मतलब ये है कि वन कंट्री इज़ बेनिफिटेड थ्रू ट्रेड। यानी कि जब दो कंट्रीज ट्रेड में शामिल होती है तो एक कंट्री को फ़ायदा होता है, दूसरी को नुकसान होता है। तो यानी कि एक केवल ट्रेड से एक कंट्री को फ़ायदा हुआ, ये जीरो सम गेम था इनका। और इनके फेवर पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे कि जो ये मर्केंटलिज्म थे ये बैलेंस ट्रेड को फेवर करते थे, रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट को लेके चलते थे, स्टोर गोल्ड एंड सिल्वर यानी जितना ज़्यादा हो उसके स्टोर होना चाहिए गोल्ड सिल्वर का, और ये फ्री ट्रेड के अगेंस्ट थे, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड होगा तो इंपोर्ट भी ज़्यादा हो सकता है। परंतु ये इंपोर्ट को अच्छा नहीं मानते थे, इनका मेन यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। और यही एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो सम गेम था, भी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस था, एक कंट्री को फ़ायदा हो एक कमोडिटी का। नेक्स्ट आती है इंट्रो। ड्यूरिंग पीरियड 50 to 60 मैनी राइटर ग्रुप सर्च ऑन ट्रेड, यानी 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर सर्च किया। ग्रे, थॉमस मून, ये सारे मर्केंटलिज्म थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज जो है वो ट्रेड को लेके दी। अकॉर्डिंग थॉमस मून की एक बुक भी है, इंग्लैंड ट्रेजर्स फॉरेन ट्रेड। थॉमस मून जो था मर्केंटलिज्म था, इसकी एक बुक है। अकॉर्डिंग थॉमस सरप्लस ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट मोर एंड लेस इम्पोर्ट, यानी सरप्लस ट्रेड कौन सा होता है जहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट कम होते हैं, ये थॉमस का मानना था। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो थी वो फेवरेबल होना चाहिए एक कंट्री के। नेशनल इनकम कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, नेशनल इनकम जो थी वो गोल्ड मानी जाती थी, क्योंकि बार्टर सिस्टम था, गोल्ड सिल्वर जो था उसको यूज़ किया जाता था पेमेंट करने के लिए, करेंसी थी नहीं, तो नेशनल इनकम कैसे काउंट करेंगे भी, गोल्ड कितना है सिल्वर कितना है, तो ये गोल्ड सिल्वर था वही नेशनल इनकम थी। नेक्स्ट आती है इसकी अजम्पशंस। तो अजम्पशंस पहली है टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, यानी कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाता था सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। टू प्रमोट इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्ट चीप रॉ मटेरियल बट नॉट फूड मटेरियल, यानी कि इम्पोर्ट जो प्रमोट था इंडस्ट्रीज़ को वो मेनली तो एक्सपोर्ट जो थी ओरिएंटेड थी उनको प्रमोट किया जाता था, लेकिन इम्पोर्ट जो था वो चीप रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा माल मंगवाओ। इम्पोर्ट का मतलब इनका ये था भी आप तैयार माल मत मंगवाओ, आप जो रेडीमेड गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग उनका सिर्फ एक्सपोर्ट करो, आप रॉ मटेरियल कच्चा माल दूसरे देशों से इंपोर्ट करो। तो चीप रॉ मटेरियल का इंपोर्ट था उसको प्रमोट करते थे, वैसे इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करते थे। इंपोर्ट का मतलब सिर्फ कच्चे माल से था, कच्चा माल सस्ता मंगवाओ, उसको तैयार करके महंगा उन्हीं देशों को वापस बेच दो, ये ट्रेड पॉलिसी थी इनकी। फिर था प्रमोटिंग कॉलोनियलिज्म वेयर द रूलर्स विद मोर गोल्ड कुड मेंटेन लार्ज एंड बेटर आर्मीज, ये कॉलोनिज्म में बिलीव करते थे, यानी उपनिवेशवाद। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो इनका मानना था कि ट्रेड के थ्रू दूसरी कंट्री को गुलाम बनाओ, उन पे राज करो, जैसा इंडिया में हुआ। फॉरेनर जो थे अंग्रेज़ थे वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे क्या था उन्होंने कंट्री को गुलाम बना लिया, अपना जो है गुलाम बना के यहाँ पे अपना सिस्टम चलाना शुरू कर दिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया इकोनॉमी को। तो यही जो मर्केंटलिज्म का बिलीव था कि आप दूसरी कंट्रीज़ को साथ ट्रेड करो और धीरे धीरे उन पे इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर बनाते जाओ, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट में उनसे सस्ती चीज़ें मंगवाओ, जैसा अंग्रेज़ करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे तैयार करके वापस लेके आए थे, और यहाँ के कंट्रीज़ को जो था गुलाम, ताकि उनको सस्ते लेबर वगैरह मिल सके। तो ये उनकी पॉलिसीज़ थी, यानी उपनिवेशवाद में वो बिलीव करते थे।
कॉलोनियलिज्म का मतलब अगर हम कहें तो मर्केंटलिज्म बिलीव दैट टू slave other country and occupy them and import cheap raw material these countries and export manufacturing goods। यानी दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाओ, उन पे कब्जा जमाओ, फिर वहाँ से कच्चा माल आप रॉ मटेरियल लेके आओ, उसको तैयार करके उनको वापस भेजो। तो इससे क्या होगा, कंट्री में ज़्यादा गोल्ड आएगा, ज़्यादा वेलफेयर होगा, ज़्यादा कंट्री वेल्थी होगी। तो ये पॉलिसीज़ थी मर्केंटलिज्म की। उसके बाद आता है प्लेस हैवी टैरिफ ऑन इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो आप इंपोर्ट करते हो उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके इंपोर्ट कम हो जाएंगे। यानी बात वही आ गई कि आप इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। इंक्लूड्स एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो टैक्सेस लगा के। स्टेट इंटरवेंशन टू सोल्व सोसाइटी प्रॉब्लम, यानी मेन गवर्नमेंट का क्या रोल था, अभी गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फेवर इन सरप्लस ऑफ बीओपी, सरप्लस बीओपी के फेवर में थे ये। एक बार फिर इसके बारे में हम मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि मर्केंटलिज्म जो थे वो इंटरनेशनल ट्रेड को सिर्फ इतना कंसीडर करते थे कि एक कंट्री को एक्सपोर्ट करे, ज़्यादा उस कंट्री में गोल्ड सिल्वर आए, वो ज़्यादा वेल्थी हो, इंपोर्ट कम से कम हो, दूसरे देशों को आप तैयार माल बेचो, उनसे कच्चा माल सस्ता खरीदो, उन पे राज करो, उन पे कब्जा करो, बीओपी सरप्लस होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ सोसाइटी तक होना चाहिए। तो इस तरह के व्यू जो थे वो मर्केंटलिज्म के थे। उसके बाद अब इनकी आती है कि क्रिटिसिज्म क्या रही थी इस थ्योरी की। तो पहली क्रिटिसिज्म है टू मच इम्पोर्टेंस गिवन गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि मर्केंटलिज्म ने गोल्ड सिल्वर को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दे दी, क्योंकि ये तो सिर्फ बात यही करते थे कि भी एक कंट्री में गोल्ड ज़्यादा हो, सिल्वर ज़्यादा हो, यानी कि ये दो कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है कंट्री के डेवलपमेंट में। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे भी उस कंट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल में होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ की पुअर्टी कम होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, परंतु इन्होंने सिर्फ गोल्ड सिल्वर पे मेन फोकस किया। नेक्स्ट है इट रॉन्गली बिलीव दैट एक्सपोर्ट ग्रेटर दैन इम्पोर्ट इज़ फेवरेबल फॉर कंट्रीज़। इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलीव किया कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होना मतलब एक कंट्री के लिए अच्छा माना जाएगा, परंतु कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जिनमें कुछ चीज़ों की रिसोर्सेज की कमी होती है, तो जिस वजह से उनका जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो जापान है, जापान में रिसोर्सेज बहुत कम है परंतु टेक्नोलॉजी वो है वर्ल्ड में बेस्ट है, तो वो दूसरे देशों से मटेरियल रिसोर्सेज जो है रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, वहाँ से उसको तैयार करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको दोबारा सेल करते हैं, यानी कि उन कंट्री में ज़्यादा से इंपोर्ट भी होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एक कंट्री के वेलफेयर के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट ही हो, इंपोर्ट भी उसी लेवल में जो है वो फेवर अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर दिया। नेक्स्ट है लैक ऑफ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि मर्केंटलिज्म के जो थॉट थे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके उनमें साइंटिफिक जो है वो जो लुक है, साइंटिफिक तरीका जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। यानी रफली टफली हम ये कह सकते हैं कि इनके व्यू थे भी, उन्होंने कोई मतलब लॉजिक सा प्रॉपर नहीं दिया कि क्यों होना चाहिए, उन्होंने सीधा कह दिया भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, गोल्ड ज़्यादा हो। तो मतलब कोई साइंटिफिक ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को, सिर्फ रफली हम ये कह सकते हैं थॉट थे। नेक्स्ट है मोर ओवर इट अज्यूम्ड रॉन्गली दैट इन फॉरेन ट्रेड व्हेन वन कंट्री गेन अदर लॉस। इन्होंने रॉन्गली ये अज्यूम कर लिया कि फॉरेन ट्रेड में जो होती है एक कंट्री को फ़ायदा होगा दूसरी कंट्री को नुकसान होगा, यानी जीरो सम गेम। भी ऐसा थोड़ी होता है, कोई ट्रेड में शामिल होती है तो दोनों कंट्री को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, परंतु ये क्या मानते थे सिर्फ एक कंट्री को फ़ायदा दूसरी को नुकसान। तो ये रॉन्ग बिलीव था उनका, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ट्रेड में दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है और जीरो सम गेम नहीं होता। नेक्स्ट है द एडवांस इफेक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस फेवरेबल ट्रेड वर इग्नोर्ड बाय मैनी मर्केंटलिज्म एक्सेप्ट। तो एडवांस इफेक्ट जो था फेवरेबल ट्रेड का भी, और भी बहुत ज़्यादा ट्रेड के फेवरेबल इफेक्ट होते तो वो इग्नोर किए मर्केंटलिज्म से। तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं थॉमस मून ऐसा था जो मर्केंटलिज्म के कुछ व्यू के अगेंस्ट था, इनफैक्ट वो भी मर्केंटलिज्म था, फिर भी वो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह सहमत नहीं था। जीरो सम गेम वॉज चैलेंज्ड बाय एडम स्मिथ, ही सेज इंटरनेशनल ट्रेड